हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 1 महीने या शायद उससे भी ज़्यादा हो चुका होगा। मेरी अपनी शादी की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था और अब जा कर के मुझे टाइम मिला है थोड़ा सा अपलोड करने के लिए। वैसे मैंने इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ वगैरह डाल दिए थे ताकि पता चल जाए लोगों को कि हाँ ठीक है कि शादी वादी हो रही है, इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। बट 3-4 बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म निकले हुए हैं जिसके ऊपर मैं लगातार बैक टू बैक आपको वीडियो दूंगा। ऐसे सीपीओ का भी फॉर्म निकला हुआ है, बट आज का वीडियो सीपीओ पे नहीं है। आज का वीडियो यूपीएससी ईपीएफओ के पर्सनल असिस्टेंट के रिगार्डिंग है। बहुत डाउट है इस फॉर्म के रिगार्डिंग भी, और सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता ही है बहुत अच्छे तरीके से हम डिटेल में चीज़ें समझते हैं हमारे चैनल पे। तो आइए हम लोग चलते हैं और अच्छे से डिटेल में इस फॉर्म को भी देखते हैं। तो यूपीएससी ईपीएफओ पीए यानी पर्सनल असिस्टेंट सुन के लगता है कि यार ये तो बहुत नॉर्मल लेवल की नौकरी होगी, बट ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर लेवल की आपकी नौकरी है। 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे आपकी सैलरी आप लेके चलिए 70,000 के आसपास आपकी सैलरी आएगी। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है। इसकी जॉब प्रोफाइल भी देखेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, बट पहले बेसिक डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले डेट देख लीजिए। मैंने बताया था ना कि फॉर्म निकले काफ़ी समय हो गया। 26 फरवरी को इसका फॉर्म आपका निकल चुका है। 27 को मेरी शादी थी, तो 26 फरवरी को इसका फॉर्म निकला था, वो भी छोटा नोटिफिकेशन। बट 7 मार्च को बड़ा नोटिफिकेशन निकल गया और इसका फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे कब तक? 27 मार्च 2024 तक। तो आपके पास अभी भी 10 दिन के आसपास आराम से अवेलेबल है। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्म भरते वक्त पहले भी या फिर अभी भी आपसे कोई गलती हो चुकी होगी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 28 मार्च को दोबारा ये फॉर्म खुलेगा, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन के लिए, और 3 अप्रैल तक। मतलब नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन होंगे इन दोनों डेट्स के अंदर। और आपका एग्जामिनेशन 7 जुलाई 2024 के अंदर है। सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जामिनेशन है इस नौकरी में, और कुछ नहीं है। फीस बहुत अच्छी है, मात्र 25 रुपये यहाँ पे फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए तो वो भी नहीं है, 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई खासा प्रॉब्लम नहीं है, और बच्चे भर भी रहे हैं। 3 लाख से ऊपर फॉर्म इसके ऊपर वैसे ही भरे जा चुके हैं। ये हो गई आपके पोस्ट की डिटेल्स। पोस्ट की डिटेल आप लोग ध्यान से देखना। 323 पोस्ट है। ये मत सोचना कि कम है, कम नहीं है। यूपीएससी के हिसाब से बहुत ज़्यादा पोस्ट है। एग्जामिनेशन का वो लेवल ऐसा बनाएगा ना कि यही आपको पोस्ट लगेगा भाई ये बहुत है, अच्छा खासा इसके अंदर लेवल होता है। तो 323 आपकी यहाँ पे टोटल पोस्ट है। और यूपीएससी ऐसी समझ लो आप यार, पर्सनल असिस्टेंट नाम रखने से नहीं होता। काम का प्रोफाइल एक्चुअली पर्सनल असिस्टेंट वाला ही है, लेकिन जो उसका ओहदा है वो बहुत अच्छा खासा ओहदा है। वो सीनियर पोस्ट है, ये नॉर्मल पोस्ट नहीं है, ये नॉन गेस्टेड आपके ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, ये आपका हटा देते हैं, ये काम का यहाँ पर नहीं है। एज लिमिट पे हम लोग आ जाते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जनरल के, ओबीसी के 33, एससी एसटी 35 और फिजिकली हैंडीकैप 40 साल। ये जो आपका रिलैक्सेशन है ना 3 साल 5 साल वाला, वही यहाँ पे इंक्लूड करके मैंने आपको बता दिया। तो 18 से 30 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं, तो कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ये जो फिलहाल नौकरी है ये शॉर्ट हैंड के जैसे प्रमोट की जा रही है। मतलब जो आपके स्टेनोग्राफर का जो काम होता है, शॉर्ट हैंड का काम होता है, उसी के टाइप की नौकरी इसको प्रमोशन की जा रहा है। और ये एक तरीके से है भी और नहीं भी। ये एक्चुअली में आप देखोगे ना तो एचआर कम स्टेनोग्राफर की आपकी पोस्ट है। मतलब हो सकता है आपको कोई सीनियर अपॉइंट किया जाए, आपको उसका स्टेनो के जैसा भी काम करना हो सकता है, आपको ऑफिस के मैनेजमेंट का भी काम करना हो सकता है, और डिटेल में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये हर तरीके का काम है, तो इसीलिए इसके अंदर स्टेनोग्राफर का भी आपका स्किल टेस्ट ये लोग लेंगे। ये चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। स्किल टेस्ट में यहाँ पर आपका एक इंक्लूडेड है, लेकिन वो नॉर्मल जो स्टेनोग्राफर है उससे थोड़ा सा आपका लोअर लेवल का है, और इसके अंदर टाइम भी आपको मिल रहा है, तो आप तैयारी कर पाओगे। अभी मैं बताऊँगा किसको किसको फॉर्म भरना चाहिए और अच्छे से, बट पहले हम लोग क्वालिफिकेशन को और अच्छे से देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर देखा जाए तो बस एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल में, वो है आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री। फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। डिग्री कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीए, बीकॉम, बीएससी, करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार से आप ग्रेजुएट हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है डिग्री के अंदर। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो है स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे ज़रूरत है, और क्या ज़रूरत है वो आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पर 10 मिनट का आपको डिक्टेशन दिया जाएगा। मतलब 10 मिनट तक कोई पैराग्राफ बोला जाएगा, या फिर कोई भाषण बोला जाएगा, या फिर कोई भी न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल आपको पढ़ देंगे वो लोग। 10 मिनट में जो भी वो लोग पढ़ेंगे, आपको 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसको नोट करना होगा, इंग्लिश या फिर हिंदी किसी भी भाषा में। और ये जो आप नोट करोगे, यहीं पर आपको स्टेनोग्राफी की स्किल काम आएगी, जो आपने सीखी होगी पहले से ही। नहीं सीखी होगी तो अभी भी टाइम है बेसिक स्टेनोग्राफी सीख लेने का, कि आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर पाओ। इतना है आपके पास टाइम, अगर आपकी तैयारी रिटर्न एग्जामिनेशन की थोड़ी बहुत पहले से चल रही है तो, वरना नहीं है बॉस। ठीक है,
120 वर्ड पर मिनट में आपको लिखना है, और जो भी आप लिखोगे 120 वर्ड पर मिनट में, सेकंड टेस्ट उसी का है ट्रांसक्रिप्शन का। जो भी आप लिखे होगे उसमें 50 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश में टाइप करने के लिए। मतलब इंग्लिश भाषा में अगर आप टाइप करते हो तो 50 मिनट, हिंदी भाषा में टाइप करते हो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा, 65 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्किल टेस्ट, और यही आपका टेस्ट मैंने अभी बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको आगे इस फॉर्म को कंटिन्यू रखना है कि नहीं। तो ये स्टेनोग्राफी की जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट है वो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर है और एक्सपर्ट टाइप की नहीं है। जो एक्सपर्ट वाले बंदे होते हैं उनकी और ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पर ये क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, ये क्वालिफाइंग है, आपको मेरिट नहीं जुड़ने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। पैटर्न को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है रिटर्न एग्जामिनेशन का, एक आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है, बस सारा मेरिट सब कुछ इसी के ऊपर बनना है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनेशन, मेंस नहीं है यहाँ पे। सेकंड आपका स्टेज स्किल टेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया क्या होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल। बस इन्हीं प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं पहला रिटर्न टेस्ट को देख लेते हैं अच्छे से क्या होने वाला है। इसी के अंदर सारे राउट हैं, उसको क्लियर कर देते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एप्टीट्यूड आपका यानी क्वांट, और आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर। इसी हिसाब से नोटिफिकेशन में लिखा गया है, यानी ये पहले 3 सब्जेक्ट को इंडिविजुअली और आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर को एक साथ नोट करवाया गया है। 300 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आपका भ्रम तोड़ सकूँ। 300 क्वेश्चन नहीं होने वाला एग्जामिनेशन में, कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे 120 मिनट है, यानी 2 घंटा है। यूपीएससी के कोई भी पैटर्न के अंदर 2 घंटे में 300 क्वेश्चन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या घटियापन किया है कि 300 मार्क्स लिख दिया, ये नहीं लिखा कि क्वेश्चन कितने आएंगे। क्वेश्चन जो मेरा आइडिया है 120 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल हिसाब है, 2 घंटे के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ। मार्किंग को छोड़ो, मार्किंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। घंटा आप देखो 120 मिनट आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो 120 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन तक इजीली आपका होगा। 150 क्वेश्चन भी होना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। ठीक है, और 1/3 यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये हो गया आपका पैटर्न। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और आपके टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। तो यहाँ पर पैटर्न, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आप लेके चलिए कि इक्वली ही डिवाइडेड होंगे। आप कुछ भी लेके मत चलिए कि किसी के ज़्यादा किसी के कम होंगे। हाँ, एक चीज़ कंफर्म है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने वाला है यहाँ पे, सेक्शन वाइज कोई कट ऑफ नहीं होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये भी फिक्स है, और हर एक क्वेश्चन बराबर मार्क्स के होंगे। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो आपके कम मार्क्स का होगा और आपका क्वांट ज़्यादा मार्क्स का होगा, ये भी नहीं है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा खासा होगा, आपको कम दिखने का नहीं अब चांस है। यूपीएससी ने सारे ही एग्जामिनेशन का लेवल अप कर दिया है, स्पेशली आपका जनरल अवेयरनेस का। हमने एपीएफओ के पिछले एग्जामिनेशन में देखा था, बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा बुरा पेपर गया था बच्चों का। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपका पैटर्न। पैटर्न के बारे में हमने अच्छे से चीज़ें देख ली हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता है बहुत दिन बाद आप आए हो, थैंक्स कि आप वापस आए देखने के लिए इस चैनल पे वीडियो, और सब्सक्राइब कर ही लो जब देख रहे हो तो, यहाँ तक देख भी लिया है। चलिए सैलरी और प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोग यही कन्फ्यूजन हो रहे थे, सर अभी स्टेनोग्राफर वाला फॉर्म निकला था, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला फॉर्म निकला था, क्या ये उसी तरीके की नौकरी है? भाई नहीं, वो एग्जामिनेशन एनटीए ने लिया था, ये एग्जामिनेशन यूपीएससी ले रही है। पर्सनल असिस्टेंट का ये भले नाम छोटा है, लेकिन ये आपकी लेवल 7 की नौकरी है। आप देख लो यहाँ पे 4600 ग्रेड पे है, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैलरी वाली नौकरी है। आप देख लो 2800 और 2400 ग्रेड पे है। ये काम करेंगे 6 से 8 साल, तब इस सैलरी पे पहुँच पाएंगे, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैलरी का तो आप बात ही मत करो, अच्छी खासी इसके अंदर सैलरी है। काम का आप लोग आप कह सकते हो कि थोड़ा सा है काम वैसा सा। आपका ग्रुप भी नॉन गेस्टेड है, आपकी मोस्टली पोस्टिंग दिल्ली में होगी, बट पोस्टिंग कहीं हो सकती है, दिल्ली के अलावा भी हो सकती है, अच्छे शहरों में होगी, ये भी बात है। 2 साल का प्रोबेशन है, जो कि नॉर्मल है। अच्छा, ये 100% सरकारी प्योर नौकरी है। यूपीएससी प्राइवेट और सेमी प्राइवेट या कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं निकालती है नौकरी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख लो क्या क्या यहाँ पे आपका काम है। हैंडलिंग टेलीफोन हो सकता है, आपका जो टाइप करना हो सकता है, स्टेनो का भी काम हो सकता है, जो आपके ऑफिसर होंगे, जो आईएएस होंगे आपके ऊपर। आपका विजिटर्स को हैंडल करना हो सकता है, मेंटेनिंग इंगेजमेंट का हो सकता है आपको। तो आप समझ रहे हो, एक तरीके से आप जो ऑफिस है उसके मैनेजर ही हो, क्योंकि आपकी यहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, तो आप कर्मचारी नहीं हो, मैनेजर हो एक तरीके से। तो आप अगर प्राइवेट नौकरी का सेटअप आपको पता होगा, उसमें एक एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक टीम होती है, या फिर एक बंदा होता है, वही काम है एक्चुअली में यहाँ पर। यूपीएससी बस आपको सरकारी संस्था में करना पड़ेगा, वही आपका मेन काम है। और जो आपका बॉस होगा, सीनियर होगा, आप उसके लिए स्टेनो के जैसे भी काम कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि कोई अपॉइंट कर दो आप, जैसे प्रमोशन हो जाए आपका और स्टेनो आपके अंडर में आ जाए, आप उसको अपॉइंट कर दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट ये ज़्यादातर चांस आप लेके चलिए कि बेसिकली ऑफिस का रख रखाव मैनेजमेंट वाला ही काम है। तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपका नहीं होने वाला। आइए प्रमोशन भी देख लेते हैं एक बार।
तो ये आपका प्रमोशन का आपके सामने दिख रहा होगा। प्रमोशन का यहाँ पर देखिए जो हमारा सोशल सिक्योरिटी वाला था वो इस पोजीशन पर था, और आपका ईपीएफओ असिस्टेंट 4600 ग्रेड पे ये वो पोस्ट है जहाँ पर आपको ये लोग कम से कम 3 साल विथ एग्जामिनेशन, नहीं तो 6 से 7 साल लगता पहुँचने में, आप यहाँ पर डायरेक्ट आओगे। और कम से कम मैं आपको बताऊँ तो आप ये लेके चलिए कि रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस टाइप की सैलरी वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। कभी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी वो वाली जो एक नॉर्मली आपके ईपीएफओ की बाकी लोगों को मिलेगी। ये बात आप भूल जाइए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन हाँ आपका वाइड रहेगा काम, आपकी सैलरी भी वैसी होगी, चीज़ें अच्छी होंगी, उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्रमोशन की भी छोटी छोटी डिटेल्स है, अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न स्टेनोग्राफर का क्या होने वाला, एक बार बस मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टेनो वाला जो पेपर हुआ था थोड़ा सा मैं आपको उससे बताता हूँ। देखो ऐसा पेपर हुआ था स्टेनो का, जिसमें आपको 800 मार्क्स हुए थे, 200 क्वेश्चन आए थे, 2 घंटा 10 मिनट आपको यहाँ पर समय मिला था, जिसमें आपके इंग्लिश के 100 क्वेश्चन थे, और आपके यहाँ पे ये एनटीए का लिया हुआ पेपर है। ये पैटर्न था, ये पैटर्न नहीं होने वाला, आप इसको बिल्कुल फॉलो मत करना, ठीक है। ऐसे ही आपको सेम पैटर्न हमारा एसएससी का भी था इस टाइप से रिलेटेड, ये आपके सामने है। 2 घंटा 30 मिनट का आपके 150 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 600 मार्क्स का आपका पेपर था टोटल यहाँ पे। तो ऐसा भी आप एक्सपेक्ट ना करें पेपर, ये भी पेपर आपका एनटीए का लिया गया हुआ है। और यूपीएससी पहली बार ये पेपर ले रही है, तो कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं है, कोई आपको दिखा रहा है मत मानिए। हाँ, यूपीएससी ने एक असिस्टेंट का पेपर जरूर लिया था, उसका आपका जो पेपर है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। तो ये आपको पैटर्न नहीं फॉलो करने हैं। क्या आपको फॉलो करना है ब्लूप्रिंट, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि ये आईबीपीएस नहीं है, ये यूपीएससी है। तो जनरल अवेयरनेस हाई लेवल आएगा, आपके रीजनिंग जो है एसएससी लेवल के आएंगे, और जो आपके क्वांट है वो भी थोड़ा एसएससी की तरफ रुझान होगा, और जो आपका जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताई दिया प्योर आपका यूपीएससी लेवल का आएगा। हमने देख लिया ईपीएफओ के पिछले एग्जामिनेशन में भी भाई रुला दिया था इन लोगों ने। तो आपके सामने ये पैटर्न एक है, 30 क्वेश्चन आपके, ये आपके रीजनिंग के हो गए, उसके बाद आपके ये क्वांट के हो गए। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद ये आपका हो गया इंग्लिश का, ये 3 का पैटर्न मैं दे सकता हूँ। ये आपका पैटर्न मैंने दिया नहीं है, ये पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पैटर्न जो हमारे पहले के जो पेपर्स हुए हैं उसको मिला करके देखा हुआ है कि ये पैटर्न पॉसिबल है। हालांकि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसका यूपीएससी ले एरिया कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसको नहीं करूँगा कि आप फॉलो करो, लेकिन आप इसको फॉलो कर सकते हो इंग्लिश को, और आपका ये डाटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट जो आपका है, यानी क्वांट वाला पार्ट, और ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट, आप इनको फॉलो कर सकते हो। इससे रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये किताब आपने लिया होगा भाई, मत पढ़ना, यहाँ पर काम नहीं आएगा। और ये भी किताब मत पढ़ना, यहाँ पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बताऊँ, ये सिंगल किताबें काम आएंगे। वर्बल नॉन वर्बल आपने लिया होगा, ये काम आ जाएगा। शॉर्टकट एंड रीजनिंग लिया होगा, ये काम आ जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मास्टर गाइड आपने रीजनिंग के पहले से ले रखी होगी, तो काम आ जाएगा। ये आप ले भी सकते हो चाहो तो, ये अच्छी किताब है आपकी। और आपका क्वांट के लिए अंक गणित आपके हिंदी वालों बच्चों के लिए, और आपके इंग्लिश वालों के लिए यहाँ पे फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक है अरिहंत पब्लिकेशन की। आप ये दोनों बुकें, इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं आ सकता, मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएससी में क्वांट का ये आपका सीसेट तक आपका सॉल्व करा देगा, इतनी अच्छी किताब है, तो आपको टेंशन मत लो, इसके ऊपर नहीं जाना है। ये एक बेसिक किताब है जो आपको पढ़नी है, लूसेंट की, जनरल नॉलेज की, आप ये पढ़ ही लेना। अगर आप यूपीएससी के पहले से कैंडिडेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी की हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट क्यों ना हो, तो आप उन बुकों को फॉलो कर लो। ये सब किताबें मत पढ़ना, मत लेना इनको, ठीक है। इंग्लिश के लिए दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं, इनके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको परचेस कर सकते हो। कट ऑफ का कुछ भी यहाँ पे नॉलेज नहीं, क्योंकि कुछ भाई पेपर का पता ही नहीं है, तो कट ऑफ का नॉलेज कहाँ से होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, आपको कुछ हेल्प तो मिला ही होगा वीडियो में। काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कशन किया, कुछ डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। पीछे लाइट्स वगैरह चली गई है, कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट कर ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से सब लाइट वाइट सेटअप कर लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियो देखने होंगे तो आप चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।